हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं देख रहा था यहाँ पे एडिटोरिया करंट अफेयर्स का वार्षिकी 2024 और यहाँ पे यह सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक अपडेटेड बुक है, जिसमें प्रैक्टिस सेट टोटल 15 दिया गया है। इसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन कर रहे हैं। टोटल प्रैक्टिस सेट हमने 12 तक डिस्कशन किया है और यह 13वां सेशन है, जिसको हम कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत मालदीव संबंधों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन इसमें सही सही दिया गया है। जानते हैं कि मैरीन मालदीव के साथ एक्सरसाइज किए जाते हैं कौन कौन, तो एक वरीन होता है, दोस्ती, एक था और ऑपरेशन सील्ड जैसे कुछ संयुक्त अभ्यास किए जाते हैं मालदीव के साथ और भारत के साथ। तो ये स्टेटमेंट पहला सही हो जाएगा। दूसरा की बात करते हैं कि भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल यानी कि मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के अवसर प्रदान करता है, जो उसकी रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का लगभग कितना है, ये 70% पूरा करता है। 8 डिग्री चैनल जानते हैं कि 8 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, यह किसके बीच में सेपरेट करता है, तो ये मिनिकॉय जो लक्षद्वीप समूह का हिस्सा है उसको मालदीव से अलग करता है। यहाँ पे यदि इस तरह से इंडिया का मैप है, यहाँ पे देख सकते हैं इधर श्रीलंका है और इधर क्या है, तो इधर लक्षद्वीप समूह का कुछ आइलैंड है। ठीक है, यहाँ पे आइलैंड है, तो यहाँ पे ये मालदीव है और मालदीव और इसके मिनी क्वाई के बीच में ये क्या करता है, 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है दोनों का। इसके ऊपर फिर क्या होता है कि लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को क्या करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनी क्वाई को अलग अलग करता है। और यही इधर पैरेलली देखते हैं, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल होता है, 10 डिग्री चैनल जो क्या करता है, अंडमान एंड निकोबार को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। क्या 10 डिग्री चैनल दोनों के बीच में आता है। तो इसलिए यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जानते हैं कि भारत है जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, वहाँ पे मालदीवियन नेशनल फोर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। इसमें कितने सही कथन है, तो इसमें सारे कथन दिए गए सही है। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि भारत और मालदीव के बीच में कई तरह से संबंध पुराने भी रहे हैं, जो पूरी अच्छी तरह से संबंध मिलाया गया। उसमें जैसे कि देखा गया ऑपरेशन कैक्टस, जैसा कि भारत ने मालदीव को सहायता किया था, उस समय वहाँ पे पॉलिटिकल जो हलचल हो गई थी उसको खत्म करने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। कहाँ पे, मालदीव में। 2004 की सुनामी जब हिंद महासागर में आती है, उस समय अंडमान निकोबार की भी हालत खराब होती है, उस समय भी है जो मालदीव की भी हालत खराब हो जाती है। और फिर 2014 का जल संकट आता है, कहाँ पे, मालदीव में आता है, जिसको जल सहायता कराया गया था भारत के द्वारा। पानी जो पीने वाला जल है उसको वहाँ पे भेजा गया था। और कोविड-19 के दौरान भी बहुत सारे उस तरह से कोविड रिलेटेड मेडिसिन भी प्रोवाइड किए गए थे इंडिया के द्वारा। कहाँ, मालदीव में। इस तरह से सहायता किया गया था इंडिया के द्वारा। और इंडिया है जो मालदीव के साथ एक कमर्शियल रिलेशन भी है जो इस्टेब्लिश करता है, जैसे कि मालदीव भारत से चावल, आटा, मसाले, फल सब्जी आदि का भी यहाँ से है जो क्या करता है, आयात करता है, यानी भारत क्या करता है, उसको एक्सपोर्ट करता है। और इसमें समुद्री सीमा साझा भी करता है, जिस कारण से अभी देखे होंगे कि मालदीव और लक्षद्वीप के जो द्वीप समूह है उस कारण से जो उसमें जब मोदी जी यहाँ पे यात्रा करते हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह की, तब ऐसा चर्चा में आता है और एक वाद विवाद का मुद्दा भी बनता है, जिस कारण से मालदीव के 3 मंत्री वहाँ पे सस्पेंड किए जाते हैं वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा, कौन, मोइजू के द्वारा। और भारत और मालदीव के बीच में राजनयिक संबंध भी है। भारत का उच्चायोग कहाँ पे है, मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो ये माले में है। और मालदीव का उच्चायोग कहाँ पे है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। इस तरह से हमारा है जो क्या चल रहा है, तो ये पॉलिटिकल रिलेशन भी चल रहा है। और हाल ही में क्या हुआ था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू हैं, जिनके द्वारा इंडिया आउट अभियान चलाया गया और ये क्या है कि चाइना से रिलेटेड है, यानी प्रो चाइना है। तो इस कारण से भारत को मालदीव से बाहर करने के लिए है जो इस तरह से अभियान भी वहाँ चलाने का ये है जो स्टार्ट किया था मोहम्मद मुइजू ने। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि युग्म पे विचार करना है और बताना है कौन सा युग्म सही सही सुमेलित है। आदि केकर की बात करते हैं तो इसे जीआई टैग मिला गया, किसका ये है, ये असम का नहीं है, कहाँ, अरुणाचल प्रदेश का है। और ये आदि केकर क्या है, तो एक अदरक है, आदि की प्रजाति है। कच्ची खरे की बात करते हैं तो यह गुजरात का जीआई टैग प्रोडक्ट है, जबकि तांगेल साड़ी ये पश्चिम बंगाल का प्रोडक्ट है, जिसे जीआई टैग हाल ही में दिया गया। ऐसे आपको मिलान करने के लिए सिंगल भी पूछा जा सकता है, या फिर उस तरह से कि हाल ही में कितने 2024 में कितने प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया, ऐसा क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत है और दूसरा तीसरा क्या है, तो सही है। तो पूछा क्या है, सही क्या है, तो केवल 2 और 3 यहाँ पे सही सही दिया गया है। इंग्लिश वाले, मीडियम वाले आप अपना है जो इस तरह से देखते चलेंगे क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश का एक उत्पाद है जिसे भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। जानते हैं कि जीआई टैग की शुरुआत कब होती है, 1999 में इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट बनता है, लेकिन 2003 से शुरुआत होता है। और सबसे पहला प्रोडक्ट होता है जो दार्जिलिंग चाय को दिया जाता है, 2004 में दिया जाता है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक है। और ये क्या है, एक अदरक की किस्म है, कौन सी, आदि के कीर है, और ये स्वाद और आकार के लिए यह जाना जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया था, कब, जनवरी 2024 में दिया गया, जिसमें आदि के कीर, तिब्बती शरणार्थियों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित कालीन और बांचो लकड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया, बांचो लकड़ी किसका जीआई प्रोडक्ट है, तो अरुणाचल प्रदेश का, इसको ध्यान रखना है। और बात करते हैं जीआई टैग की देने की शुरुआत कब होती है, 2003 में होती है, और सबसे पहला प्रोडक्ट होता है कौन, तो ये दार्जिलिंग चाय होता है, जिसे 2004 में दिया गया था। और सबसे ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट होता है किसका है, किस राज्य को दिया गया है, तो ये किसका है, तो इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश को है, पहला स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान तमिलनाडु 58 प्रोडक्ट। ठीक है, इसको हमने पहले वीडियो में डिस्कशन किया है, इसको आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले उत्पाद है, टोटल कितना है, तो ये 75 है, 75 है। ठीक है। और सेकंड स्थान पे कौन है, ये तमिलनाडु है, जिसका सेकंड स्थान पे क्या है, 58 जीआई प्रोडक्ट है। और एक ही दिन में सबसे ज़्यादा जीआई प्रोडक्ट 18 प्राप्त करने वाले एकमात्र राज्य है कौन, उत्तराखंड है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया, किसके द्वारा यह जारी किया गया है, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 ऑफ 19th एडिशन इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच, यानी कि किस तरह से पूरे विश्व को सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ से प्रदान किया जा रहा है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो पृथ्वी को नुकसान ज़्यादा पहुंचा रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि इसमें 2024 में टॉप 10 ग्लोबल रिस्क जिससे हो रहा था वो एक्सट्रीम वेदर, यानी कि जो मौसम बार बार बदल रहा था, जिस कारण से सबसे ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। यहाँ पे डिसइंफॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन का भी गलत तरह से साझा हो जाना, ये भी है जो इस तरह से रिस्क पैदा कर रहा था। सामाजिक पोलराइजेशन यानी सोशल पोलराइजेशन, यानी कि कोई मुस्लिम को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, कोई हिंदू को, कोई इस तरह से एक सोशल है जो पोलराइजेशन भी हो रहा था। कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, साइबर अटैक, आर्थिक मंदी। ठीक है। यहाँ पे डिस्टर्ब सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल गुड्स एंड रिसोर्सेज, यहाँ पे कुछ जरूरी जो वस्तुएं होती है उसके सप्लाई डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस कारण से भी ऐसा रिस्क होता है। और इंटर स्टेट सर्ज या आउटब्रेक, अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्ट्रप्टिव सप्लाई चेन फॉर फूड, यहाँ पे वैसे जो संसाधन या उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको डिस्टर्ब किया जाए और वो पूरी तरह से आपके सुविधाजनक पहुंचाने में मदद करती है, जिस कारण से वो ऐसे डिस्टर्ब होता है, तो पूरी तरह से ऐसा ग्लोबल एक रिस्क है जो पैदा कर देता है। यहाँ देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करते हैं। 1971 में एक गैर सैन्य संस्था की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय, ये ध्यान रखना है, कहाँ पे, कोलोन स्विट्जरलैंड में है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, कोलोन स्विट्जरलैंड में है। और इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता दी गई है, जो एक पब्लिक निजी असिस्टेंस यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में यह कार्य करती है। इसका संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कौन था, तो क्लॉस शॉप था। क्लॉस शॉप, ये ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका उद्देश्य है कि यह वैश्विक, क्षेत्रीय और औद्योगिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक, राजनीतिक और स्तर के विद्वानों पर विभिन्न लक्ष्यों के लिए है जो सहयोग परियोजना स्टार्ट करता है। आप जानते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यूपीएससी पीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि कौन सा ये जो इंडेक्स है या रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा भी कुछ रिपोर्ट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ऊर्जा संचयन रिपोर्ट, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल जेंडर इंटरनेशनल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जैसा ये देखा है, वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म एंड ट्रैवल रिपोर्ट। ये किसके द्वारा, ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये रिलीज किए जाते हैं। विश्व आर्थिक मंच ने कब, 10 जनवरी 2024 को वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का यह 19वां संस्करण जारी किया। इसका थीम आपको याद रखना है, मुख्य रूप से थीम भी पूछ सकता है कि फ्रॉम लाइफ टू लैब साइंस इन एक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि जीवन से लेकर के जो प्रैक्टिकल जो लैब होता है, जहाँ पे टेस्टिंग होता है, वो साइंस इन दी एक्शन, यहाँ की लाइव से लेकर के लैब तक है जो साइंस क्या कर रहा है, एक्शन में है, क्रियाकलाप में है। इस रिपोर्ट को मार्स मैकलेन और ज्यूरिख इंश्योरेंस ग्रुप के सहयोग से तैयार किया गया है। यह रिपोर्ट दुनिया के सामने आने वाले सबसे अहम जोखिमों को है जो ये विश्लेषण करती है, जैसा हमने ये बताया है कि टॉप 10 रिस्क इंडिकेटर्स कौन कौन से है। यह दुनिया भर के 1400 से ज़्यादा विशेषज्ञों की अंतर्दृष्टि पर यह आधारित है। ये आपको हमने देखा कि मानव विकास में प्रगति धीरे धीरे कम होने की भी बात कही गई है कि जिस तरह से ग्लोबल रिस्क का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, उस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है।
ठीक है। और भू राजनीतिक बदलाव और शासन चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया, यानी कि जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि रसिया यूक्रेन बार, या फिर उस तरह से मिडिल ईस्ट में इजराइल लेबनान, और फिर जो मिडिल ईस्ट के कंट्री के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उसके खिलाफ भी ऐसा है जो देखा गया कि ऐसा भी क्या है, एक रिस्क है। गलत सूचना और भ्रामक सूचनाओं को अगले दशक के शीर्ष 10 जोखिमों में भी शामिल किया गया है, यानी कि कभी आपसे साइबर फ्रॉड या फिर उस तरह से जो मिस इन्फॉर्मेशन डाल करके जैसे मॉब लिंचिंग का भी घटना कई कई जगहों पे हो जाता है, इस कारण से ऐसे बहुत सारे ग्लोबल रिस्क दिखाए गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस खिलाड़ी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित 2023 विश्व शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल हासिल किया है, रजत पदक हासिल किया है। विच प्लेयर ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज वोन द सिल्वर मेडल इन द 2023 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप हेल्ड इन समरकंद उज्बेकिस्तान। तो जानते हैं कि चेस में ग्रैंड मास्टर होता है, तो ये सारे क्या है, एक ग्रैंड मास्टर है जो चेस से संबंधित है, यानी शतरंज ये खेलते हैं, शतरंज खिलाड़ी है। सारे आप नाम याद रख सकते हैं कि जानते हैं कि विश्वनाथन आनंद, अभिजीत गुप्ता, निहाल सरीन, कोनेरू हम्पी, ये क्या है, तो ये सारे शतरंज खिलाड़ी हैं। और बात करते हैं आंसर की, तो कोनेरू हम्पी इसका आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कहाँ? समरकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी में। यहाँ देख सकते हैं यही है कौन, तो ये कोनेरू हम्पी है। आपसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज खेलती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच में समझौते ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है? तो द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन विच टू कंट्रीज फॉर हाइड्रोकार्बन सेक्टर कोऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया और गुआना हो जाएगा, इंडिया और गुआना। गुआना की जानते हैं कौन सी कंट्री में, कौन से कंटिनेंट में, कौन से महाद्वीप पे लोकेटेड है? तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। और इसकी राजधानी की बात करते हैं, कैपिटल कहाँ है? तो कैपिटल है जॉर्ज टाउन है। कैपिटल कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। जॉर्ज टाउन इसका कैपिटल है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ लोकेटेड है? गुआना, तो ये है जो कहाँ, साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और गुआना के बीच में क्या किया है? तो समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। और इसके बारे में जानते हैं कि 5 साल की अवधि के लिए होगा, और हस्ताक्षर की तारीख से जब होगा तो उस समय से लागू की जाएगी। इस समझौते में गुआना से कच्चा तेल लाने, गुआना के अन्वेषण और उत्पादन में भारतीय कंपनियों की भागीदारी, कच्चे तेल के शोधन, क्षमता निर्माण, प्राकृतिक गैस क्षेत्र में सहयोग जैसी बातें भी इसमें शामिल की गई कि भारतीय कंपनी वहां जाएगी और उसमें क्या करेगी? उस तरह से अन्वेषण यानी खोज का कार्य करेगी। ठीक है। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, यानी बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगा, एक दूसरे देशों में निवेश बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, और कच्चे तेल के स्रोत में भी विविधता आएगी, और भारत को है जो वहाँ से भी इंपोर्ट करने में है जो आसानी होगी। गुआना ने हाल ही के दिनों में तेल और गैस क्षेत्र में अहम मुकाम हासिल किया है और दुनिया का नया तेल उत्पादक बन गया है। तो दुनिया का हाल ही में नया तेल उत्पादक कौन बना है? तो गुआना बना है, जिसके साथ भारत ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया है। और उसके साथ क्या करेगा कि भारत की कंपनियां वहां जाएगी और क्या करेगी? वहां से तेल का अन्वेषण करेगी अपने नए नए टेक्नोलॉजी के साथ, जिस कारण से दोनों में बायलैटरल ट्रेड भी बढ़ेगा। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा दृष्टि 10 स्टार लाइनर। दृष्टि 10 स्टार लाइनर क्या है? तो व्हाट इज दृष्टि 10 स्टार लाइनर विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली। तो इसका क्या हो जाएगा कि अनमाइंड एरियल व्हीकल है, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया? भारतीय नौसेना को दिया गया है, एक स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया गया है। अनमाइंड एरियल व्हीकल है, जिसमें कोई आदमी नहीं रहेगा, लेकिन वो ट्रैवल करता है, जिस कारण से जहाँ पे ये देख सकते हैं क्या है, एक यूएवी है। यूएवी का मतलब क्या होता है? अनमाइंड एरियल व्हीकल, यानी कि हवा में उड़ने वाले वैसे व्हीकल जिसमें कोई भी आदमी नहीं होता है। ठीक है। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर भारतीय नौसेना के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके लिए? तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर किसके लिए? इंडियन एयरफोर्स के लिए दे सकता है ऑप्शन। तो ये भारतीय नौसेना के लिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा बनाया गया है। एक मध्यम ऊंचाई वाला लंबी धीरज मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। यह ड्रोन इजरायली एल्विट हर्मिस 900 पर आधारित है। इसमें 70% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री भी इसमें शामिल किया गया है। तो आपसे ये दृष्टि 10 स्टार लाइनर पूछ देगा क्या है? तो ये क्या है? एक ड्रोन है। क्या है? एक ड्रोन है, एक ड्रोन है, ये ध्यान रखना है। और ये ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। और इसकी पेलोड क्षमता क्या है? तो 450 kg है। 450 किलोग्राम की वजन को लेकर यह क्या कर सकता है? ये उड़ सकता है। ठीक है। इसमें है जो रिमोट से कंट्रोल किया जाएगा। यह ड्रोन 30,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। यह सभी मौसम और स्थिति में भी उड़ान भर सकता है। तो यह ड्रोन नाटा के अष्टानाग 4671 प्रमाणन के साथ आता है। यह ड्रोन अलग अलग दोनों हवाई क्षेत्रों में भी उड़ान भर सकता है।
इसकी तैनाती से भारत की समुद्री निगरानी और सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और यह भारत की स्वायत्त ISR क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जिस कारण से आप देखते हो कि बहुत सारा पेट्रोलिंग व्हीकल के रूप में इसमें है जो इसका यूज किया जाएगा। किसको? दृष्टि 10 स्टारलाइनर को इसको ध्यान रखना है, जिस कारण से समुद्री जो क्षेत्र है उसमें निगरानी भी किया जा सकता है, पेट्रोलिंग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 जनवरी 2024 को घुड़सवारी के लिए किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? यानी हॉर्स राइडिंग के लिए किसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका नाम क्या है? तो इनका नाम दिव्यकीर्ति सिंह है, दिव्यकीर्ति सिंह। ठीक है, यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं दिव्यकीर्ति सिंह, यही दिव्यकीर्ति सिंह है। ठीक है, जिन्होंने घुड़सवारी है जो 12 साल के जब उम्र में था उसी समय से ये सीख रही है घुड़सवारी करना। तो घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है कौन? ये दिव्यकीर्ति सिंह। और दिव्यकीर्ति सिंह कहाँ की रहने वाली? राजस्थान की रहने वाली है और 3 बार की नेशनल चैंपियन भी है। 2022 के एशियन गेम्स में घुड़सवारी ड्रेसेज में टीम स्पर्धा में स्वर्ण मेडल भी जीता और दिव्यकीर्ति ने 12 साल की उम्र से घुड़सवारी शुरू कर दी और उन्होंने कई व्यक्तिगत और टीम पदक भी उन्होंने जीता है। और साल 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड में इन्हें एक्वेस्टेरियन राइडर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड इसमें इन्हें मिल चुका है, तो इसको ध्यान रखना है। और शीतल देवी के बारे में आप जानते हैं कि शीतल देवी कौन है? तो शीतल देवी किससे संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। अभी हाल ही में जानते हैं कि क्या हुआ? पैरालंपिक गेम्स हुआ जहां पे राकेश कुमार और शीतल देवी को क्या दिया गया? तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है और इनके दोनों आर्मलेस है, यानी दोनों वहां नहीं है, फिर भी वो पैर से है जो धनुष वाहन चलाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास और उनके आयोजन स्थल के संबंध में बताना है, कौन सा कथन सही सुमेलित है? अयोध्या अभ्यास के बारे में जानते हैं कि ये किसके बीच में हुआ? ये भारत और थाईलैंड के बीच। किसके बीच? तो थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में क्या हुआ? अयोध्या अभ्यास 2024। और ये क्या है? तो अयोध्या एक शहर है कहाँ पे? थाईलैंड में, और अयोध्या के थीम से रिलेटेड है, यानी रामायण के थीम से रिलेटेड है ये अयोध्या अभ्यास। और ये कहाँ पे हुआ? अंडमान सागर में किया गया। डेजर्ट साइक्लोन की बात करते हैं तो भारत और यूएई के साथ हुआ है डेजर्ट साइक्लोन। भारत प्लस यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ हुआ है। कहाँ पे? थार रेगिस्तान राजस्थान में होता है। मिलन की बात करते हैं 2024 तो यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होता है। इसमें बहुत सारे नेवीज अलग अलग कंट्री के 50 प्लस कंट्री के आसपास है जो इसमें भाग लेते हैं। 11वां खंजर अभ्यास 2024 कहाँ हुआ? बकलोह हिमाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे सिंगल स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि हाल ही में 11वां खंजर अभ्यास 2024 किस 2 देशों के बीच में आयोजित की गई? तो ये भारत और किर्गिस्तान। ये भारत प्लस किर्गिस्तान, ठीक है, इसको याद रखना है। भारत और किर्गिस्तान के बीच में ये आयोजित की जाती है। भारत और कहाँ? किर्गिस्तान, भारत प्लस किर्गिस्तान, इसको याद रखना है। ठीक है, और ये कहाँ हुआ है? बकलो हिमाचल प्रदेश में। कौन से शहर में है? बकलो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे आयोजित किया गया है। तो देख सकते हैं कि लाइन 1 2 3 यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए CREA रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो जानते हैं कि बहुत सारे इस तरह से जो पॉल्यूटेड PM 2.5 और PM जो 2.0 के जो प्रदूषक है ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण शहरों में फैलाता है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो लगातार प्रदूषित ही रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बर्नीहाट मेघालय है जो फर्स्ट पोजीशन पे आता है इंडिया में, जो सबसे प्रदूषित शहर है। कहाँ पे? बर्नीहाट मेघालय। उसके बाद दूसरा स्थान आता है बेगूसराय का, और उसके बाद जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा का तीसरा स्थान आता है। ये ध्यान रखना है। और नई दिल्ली क्या है कि लगातार चौथी बार है जो क्या? तो ये प्रदूषक जो कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल के रूप में ये है जो रिकॉर्ड किया गया है। तो आप जानते हैं कि इस तरह से यूनाइटेड नेशन कभी आएगा और फिर इस तरह से जितना जो दिल्ली वाले जितना ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं उससे आप जान रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हो रहा है, फिर भी वैसा कर रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं उस तरह से। जैसे अभी दिवाली आ रहा है तो इस तरह से ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर भी यूनाइटेड नेशन फिर क्या करेगा? आएगा यहाँ, अवार्ड देगा दिल्ली को कि आपने है जो बेस्ट चैंपियन अर्थ मेकर अवार्ड है, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग को आपने बढ़ाकर रखा है। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा कि दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन रहा है? तो ये बेगूसराय हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि एक थिंक टैंक है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में बिहार का बेगूसराय दूसरा स्थान पे आता है।
ठीक है, बेगूसराय बिहार में दूसरा स्थान पे आता है। बिहार का बेगूसराय पूरे भारत में दूसरा स्थान पे आता है, जबकि पहला स्थान किसका है? तो भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्नीहाट पहले नंबर पे था। इसके बाद उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा तीसरे स्थान पे, और वही दिल्ली इस सूची में 8वें नंबर पे, जबकि कैपिटल में यह जो है क्या है? तो दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, जो इसको दर्जा मिला है लगातार चौथी बार। स्विट्जरलैंड के IQ एयर संगठन ने साल 2023 के लिए जारी की गई वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में भी बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा किसे फ्रांस का सबसे युवा और पहला समलैंगिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? या इस तरह से होमोसेक्सुअल जो प्राइम मिनिस्टर है पहला नियुक्त किया है किसके द्वारा? तो जानते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल है। गैब्रियल अटल ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यही है गैब्रियल अटल। इनके मुस्कुराने से ही पता चल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित ऐप तथा जारीकर्ता के संबंध में बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। इनकोर ऐप की बात करते हैं तो इनकोर ऐप है क्या है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह जारी किया गया है, और उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर होते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, उसको ये सूचना दी जाती है, उसको ये सब प्रोसेस मिलता है इनकोर एप्लीकेशन के थ्रू, कि जैसे जो भी नॉमिनेशन का पेपर होता है या फिर उस तरह से वोटर कार्ड बनता है, उसको है जो आगे उसमें प्रोसेस बढ़ाया जाए, उसको लाइसेंस दिया जाए। ठीक है, संभव ऐप की बात करते हैं तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? संभव का फुल फॉर्म क्या होता है? संभव क्या होता है? तो संभव क्या होता है कि इंडियन आर्मी के लिए ऐसा मोबाइल डेवलप किया गया है जो पूरी तरह से इंडियन आर्मी के टेक्नोलॉजी पे आधारित है, या उस तरह से स्वदेशी है, यानी कि उस तरह से सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है संभव एप्लीकेशन। ठीक है, तो संभव एप्लीकेशन किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया है। उल्लास ऐप की बात करते हैं तो उल्लास ऐप किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किसे? यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है उल्लास ऐप। उल्लास ऐप किससे संबंधित है? तो यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि आपको बेसिक एजुकेशन तो प्रोवाइड किया ही जाता है, साथ साथ है कि लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग एक्टिविटी है उसको भी आपको है जो डेवलप किया जा सके, ताकि है जो आप अपने लाइफ में अलग अलग स्किल्स है जो डेवलप कर सके। ठीक है, पाठ मित्रों ऐप की बात करते हैं तो यह वस्त्र मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है पाठ मित्रों ऐप। यहाँ पे देख सकते हैं तो क्या है, ए का क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पे सही सही कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो यहाँ पे ए और बी सही सुमेलित है, जबकि इसका है जो पलट दिया है। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे पाठ मित्रों ऐप के बारे में। तो जानते हैं कपड़ा मंत्रालय के द्वारा इस तरह से मित्र पार्क भी स्टार्ट किया गया था। मित्र पार्क में है जो बहुत सारे वैसे स्टार्टअप है, उसको बढ़ावा दिया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल्स को है जो स्टार्टअप कंपनी ऐसा खोले और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्सटाइल्स को प्रमोट करे, जिस कारण से भारत के द्वारा भारत टैक्स भी स्टार्ट किया गया है। भारत टैक्स भी स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया। इसमें टेक्सटाइल से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप दिया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रमोट किया जाए, सब्सिडी भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके तहत भारतीय जूट निगम लिमिटेड ने विकसित किया है यह एप्लीकेशन पाठ मित्रों ऐप, और यह ऐप जूट किसानों के लिए कई तरह की सुविधा प्रदान करेगा। इसमें जानकारी ट्रैक करने में मदद करेगा, कृषि से जुड़ी जानकारी जैसे कि MSP इसमें कितना मिलेगा इसके बारे में है जो जानकारी प्रदान करेगा। मौसम के बारे में बताएगा कि कौन से मौसम सही है कि जूट का उत्पादन करने के लिए। और यहाँ देख सकते हैं कि चैटबॉट की भी सुविधा उपलब्ध है, जिससे किसानों को अपने सवाल को भी जवाब मिल सकते हैं। यह ऐप 6 भाषा में दिया गया है, और ऐसे ऐप में दी जाने वाली सभी सुविधाएं क्या है? यह निःशुल्क दी गई है। 5 जनवरी 2024 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत किसे बनाया गया है? ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंथिल पांडियन सी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का नया राजदूत बनाया गया है। तो जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। और ये रिप्लेस किसको करता है? तो गैट को रिप्लेस करता है, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को यह रिप्लेस करता है। कौन? और ये मराकस एग्रीमेंट के द्वारा इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को है जो बनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं कि ये कौन है? तो ये IAS अधिकारी सेंथिल पांडियन सी हैं, जिनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में हेडक्वार्टर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके राजदूत के रूप में इन्हें नामित किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ये भारत के राजदूत के रूप में आपको बस ये ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश कैडर के 2002 के IAS अधिकारी हैं। अगला प्रश्न है कि 16वें वित्त आयोग के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें सही दिया गया है। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया इसके क्या है? अध्यक्ष हैं। तो जानते हैं कि 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया, जो नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और बात करते हैं 15वें वित्त आयोग की बात करते हैं। तो 15वें
वित्त आयोग की बात करते हैं तो ये कौन है, तो एन के सिंह है, एन के सिंह थे, ठीक है, जिनका कार्यकाल समाप्त हो गया है। और अब कौन आ गए हैं, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया आ गए हैं। ये भी ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल 280 में यह जिक्र मिलता है, और ये क्या है, एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसका जिक्र आर्टिकल्स के थ्रू दिया गया है। श्री ऋत्विक रंजनम पांडे इस आयोग के क्या है, सचिव है, यानी सेक्रेटरी बनाए गए हैं। कौन, ऋत्विक रंजनम पांडे। आपसे सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी फाइनेंस कमीशन के कौन है, तो ये अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया। आयोग के सचिव कौन है, तो ऋत्विक रंजनम पांडे है। 16वां वित्त आयोग अप्रैल 2025 से शुरू होकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 2025 से नहीं शुरू होकर क्या 2026 अप्रैल से यह शुरू होगा। 1 अप्रैल 2026 से इसकी अवधि स्टार्ट की जाएगी। हालांकि इसका 2023 में इसका चयन किया गया है। तो सत्यकुट का चयन करना है, बताना है, तो इसमें 1 और 2 क्या है, तो सही है, बाकी ये तीसरा क्या है, गलत हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देखते रहेंगे। थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका डिमांड है कि 1 घंटा कम से कम है, जो 1 घंटा तक आपको वीडियो को लाना है, तो उस तरह से प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, कह रहा है कि 16वें वित्त आयोग का गठन कब होता है। 31 दिसंबर 2023 को किया गया, और इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जबकि सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे है। और इसके अन्य सदस्य हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि इसमें कौन सा वित्त आयोग के सदस्य हैं। तो पूर्व व्यय सचिव अजय नारायण झा, सेवानिवृत्त नौकरशाह एनी जॉर्ज मैथ्यू और अर्थशास्त्री मनोज पांडा भी इसमें शामिल है। पांडा याद रखना है, और नारायण झा, अजय नारायण झा और कौन, जॉर्ज मैथ्यू। आयोग के अंशकालिक सदस्य एसबीआई समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष भी इसके हैं। आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 साल के लिए सिफारिशें देनी है। हालांकि यह जो सिफारिश देता है, ये जो पूरी तरह से सेंट्रल मिनिस्टर पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरी तरह बाइंडिंग नहीं है, और इसमें सरकार मान भी सकती है और न भी मान सकती है। आयोग की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को सौंपी जानी है, जो पहले वाले थे। आयोग के कामों में केंद्र और राज्यों के बीच कर हस्तांतरण और राजस्व विधि उपायों का सुझाव देना इसमें शामिल है। आयोग क्या करता है कि किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स का डिवीजन होता है उसको ये बताता है, और गवर्नमेंट को ये सलाह भी देता है। आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित निधियों से जुड़े आपदा प्रबंधन पहलों के वित्त पोषण की भी है जो समीक्षा करेगा। इसमें बताएगा किस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट को किसी स्टेट में आता है तो उस स्टेट को कितना पैसा देना है, उसके लिए अलग क्या प्रोविजन ऐड करना है। आयोग को पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए भी राज्यों की समेकित निधि बढ़ाने की भी है जो उपाय पे इन्होंने बताया है, चर्चा किया है कि आप पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा फंड दें, उसको फ्री करें, ताकि वो ग्रास रूट लेवल पे क्या करें, डेमोक्रेटिक जो सिस्टम इस्टेब्लिश करने के लिए उसको स्थापना की गई है उसको ये बहाल कर सके। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है। तो जानते हैं कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। इसमें 4-5 कंट्री जो शुरुआती से हैं, जैसे कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, जो 2011 में ऐड होता है, जिस कारण से ये ब्रिक्स होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ, 4 अलग अलग और भी देश इसमें शामिल होता है। तो ब्रिक्स अब क्या बन गया, ब्रिक्स प्लस बन गया। अभी हाल ही में ब्रिक्स का 16वां सेशन होता है। कहाँ पे होता है समिट, ये रसिया के कजान में होता है। रसिया के कजान में अभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे जाते हैं अटेंड करने सेशन को। ठीक है, तो अभी ब्रिक्स प्लस में क्या होता है कि अर्जेंटीना इसमें बोला था कि हम उसमें एंट्री के लिए उसको बुला गया था, लेकिन अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति हैं, ठीक है, वो क्या करिए, अर्जेंटीना इससे बाहर हो गए, ब्रिक्स में शामिल न हो सके। देखिए इस तरह से प्रेसिडेंटशिप क्या होता है, ये रोटेट होता है, यानी कि ब्राज़ील, फिर रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ब्रिक्स को इस बार ब्राज़ील को देना था, ब्राज़ील को दिया जाना था जो प्रेसिडेंटशिप, जबकि ये रसिया को चला गया। ब्राज़ील से क्या होगा, रसिया को चला गया। किस कारण से, तो कारण भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जानते हैं कि ब्राज़ील में जो G20 का 19वां सेशन होने वाला है। G20 का 19वां समिट कहाँ होगा, तो ये ब्राज़ील में होगा, जिस कारण से ब्राज़ील का ओवर है जो उस तरह से ओवर बर्डन हो रहा था, जिस कारण से बोला कि हम ब्राज़ील अपना है जो प्रेसिडेंटशिप था ये रसिया को ट्रांसफर कर दिया, ये ध्यान रखना है। और अगला G20 कहाँ होगा, ये 19वां होगा, कहाँ पे, ब्राज़ील में होगा। और 18वां कहाँ हुआ था, G20 18वां कहाँ हुआ था, 18वां कहाँ था, ये इंडिया में हुआ था। कहाँ, इंडिया में। ठीक है, और उसका थीम क्या था, तो वसुधैव कुटुंबकम था। तो जेवियर माइली इसका राष्ट्रपति था, किसका, अर्जेंटीना का जेवियर माइली। इसके नेतृत्व में अर्जेंटीना ने विकासशील अर्थव्यवस्था के ब्रिक्स समूह में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। हालांकि समूह में शामिल होने का निर्धारण पहले से किया जा चुका था। ठीक है, अर्जेंटीना 1 जनवरी 2024 को शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि अर्जेंटीना अगस्त में ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होने के लिए आमंत्रित 6 देशों में से एक था, जिसमें वर्तमान में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। लेकिन बाद में इसने क्या हुआ कि दूरी बना लिया, और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा इजराइल के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के अर्जेंटीना के फैसले को उजागर करता है, जो इसकी विदेश नीति में छिन्नपंथी
लोक लुभावनावाद यानी कि राइट विंग पॉपुलिज्म की ओर बढ़ा, ये बदलाव को दर्शाता है। यानी कि अर्जेंटीना पूरी तरह से लगभग है क्या, तो अमेरिका के है जो साथ काम करने के लिए इच्छुक है, जिस कारण से वो ब्रिक्स में शामिल नहीं हुआ। विस्तार के प्रारंभिक चरण में ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को निमंत्रण देना शामिल है। उसमें दिया गया था कि टोटल अब क्या होगा कि अर्जेंटीना, लेकिन अर्जेंटीना शामिल नहीं होता है। सऊदी अरब की बात करते हैं तो इसको शामिल पूरी तरह से नहीं किया गया, हालांकि एक ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में यह अभी भी है जो बरकरार है, पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और क्या, तो संयुक्त अरब अमीरात, ये 5 प्लस क्या 4, यानी कि टोटल 9 सदस्य अभी क्या है ब्रिक्स में है, जिन्हें नाम दिया गया क्या, ब्रिक्स प्लस। ये ध्यान रखना है, ब्रिक्स प्लस ये है। और 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने में गहरी रुचि भी दिखाई है, उन्होंने है जो अप्लाई भी किया है कि हमें भी इसका मेंबरशिप बना दो। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं कि ब्रिक्स का एक्सपेंशन कब होता है कि जब उसमें 2011 में साउथ अफ्रीका उसमें ऐड होता है, जिस कारण से यह ब्रिक्स बन जाता है। ठीक है, इसके ये अर्जेंटीना क्या है, ये इसमें शामिल नहीं होता है। और जानते हैं कि अर्जेंटीना क्या है, एक मेजर प्रोड्यूसर है किसका, लिथियम का है, लिथियम का। हालांकि ये सेकंड पोजीशन पे आता है, लिथियम के प्रोडक्शन में सेकंड स्थान पे आता है। जबकि बोलीविया क्या है, बोलीविया यहीं पे है लोकेटेड, जो बोलीविया सबसे ज़्यादा लिथियम का प्रोडक्शन करता है। और लिथियम का 3 जो ट्रायंगल हमने बताया है पिछले वीडियो में, लिथियम के मैप के बारे में बताया कि जो लिथियम ट्रायंगल बनाता है कौन कौन, चिली, ब्राज़ील और बोलीविया बनाता है, सॉरी चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया 3 मिलकर क्या बनाते हैं, लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। इथियोपिया इसमें शामिल है। चाइना हैज प्रोवाइडेड इथियोपिया विथ बिलियंस इन फाइनेंसिंग टू कंस्ट्रक्ट मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिस कारण से क्या हुआ, इथियोपिया भी उस तरह से मजबूर है या फिर उस तरह से उसका इच्छा भी है कि ब्रिक्स में शामिल हो। ईरान इसमें शामिल हो जाता है, यूएई भी शामिल है, इंडिया, चाइना, रसिया, सऊदी अरेबिया इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं है। ठीक है, इजिप्ट इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो कजान में होता है जो इस ब्रिक्स का समिट, इसको याद रखना है, इसको बारे में कुछ देख लेंगे आगे वीडियो में। निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर L1 लैंग्रेज बिंदु से जुड़ा हुआ है, L1 लैंग्रेज बिंदु से जुड़ा हुआ है। टोटल यह L1 से लेकर क्या है L5 तक यह जुड़ा हुआ है, जिस कारण से क्या है ये वैसा बैलेंसिंग पॉइंट है, जिस कारण से सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे काम नहीं करता। क्या होता है, एक स्थिर है, जो कोई भी सैटेलाइट है उस तरह से जो भी लॉन्च किया जाता है उसको एक स्थिर पोजीशन में रखा जाता है। और ये किसके बीच में, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में इस्टेब्लिश होता है कौन, लैंग्रेज पॉइंट। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से एक मॉस बॉडी है और इसी में L1, L2, L3 करके इसको एक बैलेंस पोजीशन पे इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। L1, L2, L3 और L4 और L5 इस तरह से बनाया जाता है और एक समबाहु त्रिभुज के रूप में यह है जो दिखता है। तो जानते हैं कि 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सौर मिशन है जो स्टार्ट किया जाता है किसके द्वारा, भारत के द्वारा। भारत का पहला सोलर मिशन कौन है, आदित्य L1 मिशन, जिसे 2 सितंबर 2023 के द्वारा इसको इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है, जो सूर्य, विशेष रूप से सूर्य के प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फियर और कोरोना का अध्ययन करने के लिए समर्पित है। अंतरिक्ष यान ने 18 सितंबर 2023 को अपने अंतिम गंतव्य सूर्य पृथ्वी लैंग्रेज बिंदु L1 के लिए अपनी यात्रा शुरू कर दी है। इसका नाम भी है क्या, आदित्य L1। यहाँ पे L1 पॉइंट पे इसको है जो लोकेट किया गया है। लैंग्रेज बिंदु क्या होता है, जिन्हें लिबरेशन बिंदु भी कहते हैं, इसके रूप में जाना जाता है। और अंतरिक्ष में अद्वितीय स्थान है जहाँ 2 विशाल पिंड जैसे सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु को, जैसे कि अंतरिक्ष यान को, उनके साथ चलने के लिए आवश्यक सेंट्रीपिटल बल के बराबर होता है, जिस कारण से वो गिरता नहीं है, एक स्थिर में बना रहता है। यह लैंग्रेज बिंदुओं को कक्षा सुधार के रूप में अंतरिक्ष यान के लिए एक उत्कृष्ट स्थान बनाता है और इसलिए वांछित कक्षा को बनाए रखने के लिए आवश्यक ईंधन आवश्यकताओं को यह न्यूनतम रखा जा सकता है। तो ये 2 पिंड कौन कौन से हैं, तो जानते हैं कि ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये लोकेटेड है। अब हम आगे बढ़ते हैं। करा एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक्सपोसैट मिशन के संबंध में बताना है कौन सा कथन इसमें असत्य है, यहाँ ध्यान रखना है, असत्य पूछा गया है। तो 1 फरवरी 2024 को इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया। आप जहाँ सोच नहीं सकते वहाँ से आपसे क्वेश्चन गलती करा सकता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, आप कहाँ ढूंढेंगे, तो इसरो पे ढूंढेंगे कि इसरो के द्वारा या फिर DRDO के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये इसरो तो सही दे दिया गया है। और ये पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मिशन का सफल परीक्षण किया इसरो ने, ठीक है। और ये PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया। ये स्टेटमेंट सही है कि इसे PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ देख सकते हैं क्या है, यही है, क्या है, एक्सपोसैट मिशन है।
देख सकते हैं एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा यह एक उपग्रह मिशन है जो आकाशीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन का अध्ययन करता है। और यह इसरो का क्या है, ये पहला उपग्रह है जो एक्सरे पोलरीमीटर अनुसंधान के लिए समर्पित है और एक्सरे ध्रुवीकरण का अध्ययन करने वाला दुनिया का यह दूसरा उपग्रह है। तो भारत का यह पहला और दुनिया का दूसरा उपग्रह है, इसको ध्यान रखना है ये। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि इसरो ने अपने पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट मिशन का सफल परीक्षण किया है। लेकिन ये स्टेटमेंट अभी तक सही है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये फरवरी नहीं क्या किया है, यहाँ पे ये जनवरी होगा। ठीक है, ये यहाँ पे चेंज कर दिया है, तो इस कारण से ये स्टेटमेंट क्या है, गलत हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, ये यहाँ पे दिया नहीं है, लेकिन 1 जनवरी ये 2024 को होता है, ये ध्यान रखना है। तो असत्य कथन कौन सा है, तो केवल एक यहाँ पे असत्य कथन है। ठीक है, दूसरा क्या है, सही है। 17 नंबर क्वेश्चन कि यूनेस्को को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जानते हैं कहाँ पे है, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और भारत इसका 1945-46 में जब इसकी स्थापना होती है तभी से इसका यूनेस्को का ये सदस्य भारत है। इसकी अध्यक्षता भारत ने नई दिल्ली में किया है। ठीक है, और ये कौन सी बार, तो ये पहली बार किया है, दूसरी बार नहीं। ये भारत पहली बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिति के क्या किया है, तो ये क्या किया है, तो इसके विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा, पहली बार किया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का सत्र हर वर्ष आयोजित किया जाता है और किसी देश के स्थल या संपत्ति को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने का फैसला कौन करता है, यही विश्व धरोहर समिति करता है, जिसका आयोजन भारत के द्वारा पहली बार किया गया। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसलिए स्टेटमेंट क्या है, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का यह कौन सा सत्र था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 46वां सत्र था। कौन सा 46वां सत्र था, यह 21 से 31 जुलाई 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में, कहाँ पे, नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। ये भी पूछ सकता है कहाँ पे, तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। और इस सत्र की मेजबानी भारत ने किया और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और इसमें कई घोषणाएं भी की गई। इस सत्र में भारत के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया। और यह कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछ सकता है, तो असम में लोकेटेड है। और यह अहोम राजवंश के प्राचीन दफन टीले हैं, उसमें उस तरह से ग्रेव यार्ड ये बनाए गए थे, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। और इस तरह भारत के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी बन जाती है, तो 43 बन जाती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस सत्र में 24 नए विश्व धरोहर स्थलों को शामिल किया गया है। किसमें, तो टोटल 24 नए विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया अलग अलग देशों से। इसमें से 19 स्थल को सांस्कृतिक विरासत स्थल, 4 को प्राकृतिक श्रेणी, इस सत्र में 24, यहाँ पे एक मच्छर आ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस सत्र में 24 नए विश्व धरोहर स्थल को शामिल किया गया। इसमें से 19 स्थल को सांस्कृतिक विरासत स्थल, 4 को प्राकृतिक श्रेणी के तहत और 1 को मिश्रित श्रेणी के तहत इसमें शामिल किया गया है। भारत ने विकासशील देशों में क्षमता निर्माण पहलों को बढ़ावाने और संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए यूनेस्को विश्व विरासत केंद्र को $1 मिलियन भी देने की घोषणा की है। तो इसमें कितने $1 मिलियन यहाँ पे दे देगा कि $5 मिलियन या फिर $100 मिलियन, इस तरह से स्टेटमेंट को चेंज किया जा सकता है। भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की विश्व धरोहर सूची में भागीदारी बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता भी देने का ऐलान किया है कि टेक्निकल कोऑपरेशन भी दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित पुस्तक और उसके लेखक के बारे में पूछा गया है, कौन सा सुमेलित है। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी की बात करते हैं, तो ये किसके द्वारा, तो मनोज मुकुंद नरमाने, जो पूर्व में क्या है, आर्मी के चीफ रह चुके हैं। और वाई भारत मैटर्स, ये एस जयशंकर की पुस्तक है, वाई भारत मैटर्स। और फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, यह डॉक्टर मनसुख मंडाविया की पुस्तक है, जो भी वर्तमान में क्या है, तो खेल मंत्रालय को ये संभाल रहे हैं। ठीक है, तो इसका तीनों का तीनों क्या है, ये मिलान सही सही दिया गया है। इसमें आपको हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न कि भारत और किस देश की सेनाओं के बीच में अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कह रहा है कि अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के कहाँ पे किया गया। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत और मिस्र के बीच में साइक्लोन 1 का आयोजन किया गया, जो कहाँ पे हुआ, तो राजस्थान के किस शहर में किया गया, या कहाँ पे हुआ, सीधे सीधे तो जैसलमेर में किया गया। और ये कहाँ, तो भारत और मिस्र के साथ में यह एक्सरसाइज किया गया था। यहाँ देख सकते हैं कि भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच में अब तक का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 किसके बीच, भारत और इजिप्ट के बीच में किया गया। 14 जनवरी 2023 से राजस्थान की राजधानी
ये जो मरुस्थल राजधानी कौन सा है, जैसलमेर, वहाँ पे किया गया। राजस्थान के रेगिस्तानों में यह सैन्य अभ्यास 14 दिन संचालित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना और रेगिस्तानी इलाकों में विशेष एकजुटता, ऑपरेशन और पेशेवर कौशल को भी एक दूसरे से है जो साझा करना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाल ही में की सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च किया है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस बायू। तो ये बायू है क्या? हाल ही में बायू को लॉन्च किया गया, ये किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और ये है क्या? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दो फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये किसके द्वारा? ये असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और क्या है? एक ऐप बेस्ड इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सर्विस है बायू, इसको ध्यान रखना है। देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रिक ऐप बेस्ड टैक्सी है जो इसका नाम रखा गया है बायू और इसे असम सरकार ने बनाया है, डेवलप कराया है, लॉन्च किया है। तो भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक और डिसेंट्रलाइज्ड बाइक टैक्सी सेवा है, विकेंद्रित बाइक टैक्सी सेवा है और असम राज्य परिवहन निगम और असम स्थित स्टार्टअप कंपनी के सहयोग से इस सेवा की शुरुआत की गई है। असम के परिवहन मंत्री, ये ध्यान नहीं रखना है कहाँ पे शुरुआत बस किया है, गुवाहाटी में इसकी शुरुआत की गई है, असम के शहर गुवाहाटी में, ठीक है। इस सेवा का मकसद क्या है कि पर्यावरण के लिए हितकारी शून्य उत्सर्जन परिवहन है जो समाधान को बढ़ावा देना और इस सेवा पता चलेगा कि सालाना 29,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम होने की उम्मीद देखी गई है। वायु ईंधन लागत पर सालाना 73 करोड़ रुपए बचाने में भी मदद करेगा और इस सेवा को नीति आयोग के शून्य प्रदूषण गतिशीलता अभियान ने भी इसको सपोर्ट किया है, समर्थन प्रदान किया है। अगला प्रश्न है कि नेपाल सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा किया, जिसमें से लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी के भारतीय क्षेत्र शामिल है। नेपाल गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ न्यू नोट्स ऑफ हाउ मेनी रुपीज विच इंक्लूड्स द इंडियन टेरिटरीज ऑफ लिपू लेक, लिम्पियाधुरा और काला पानी। इस तरह के जो क्षेत्र है भारत के उत्तराखंड से और नेपाल के बॉर्डर पे टच करता है, जिस कारण से क्या होता है कि नेपाल ने इस तरह के जो 3 क्षेत्र हैं इस पे भी अपना कब्जा दिखाने की कोशिश किया है। कहाँ पे? ये अपने नोट पे इसके मैप को दिखाने का प्रयास किया, जिस कारण से भारत और नेपाल के बीच में विवाद खड़ा हो चुका था। तो इसका आंसर क्या है? 100 रुपये के नोट पे इन्होंने दिखाया है, 100 रुपये के नोट पे। यहाँ पे नोट में देख सकते हैं कि यहाँ ये 100 रुपये के नोट में ये दिखाने का प्रयास किया गया है, ये ध्यान रखना है। तो 3 भारतीय इलाके को है जो भारत के पास है, हालांकि मुख्य रूप से भारत के साथ ही है, लेकिन जानते हैं केपी शर्मा ओली जो मुख्य रूप से क्या है तो प्रो चाइना की ओर झुके हुए, जिस कारण से इस तरह से वो चौथी बार लगातार जो प्रधानमंत्री बने हैं, जिस कारण से क्या होता है नेपाल में इस तरह से भूचाल, जो पॉलिटिकल भूचाल देखने को भी मिलता है, जिस कारण से क्या होता है कि इंडिया आउट का भी नारा लगाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा अत्याधुनिक स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम लॉन्च किया गया है? उग्रम, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि उग्रम है क्या? तो उग्रम क्या है? एक देसी असॉल्ट राइफल है, ये ध्यान रखना है। और AK-203 की बात करते हैं तो AK-203 की बात करते हैं तो ये AK-47 के बाद ये AK-203 भारत और किसके बीच? तो इसको कमेंट करके बताना है कि भारत और किस 2 देशों के बीच में सहयोग करके अमेठी रायबरेली के आसपास के क्षेत्रों में ये बनाया जा रहा है। AK-203 बनाया गया क्या है? राइफल बनाया गया है, ये कमेंट में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कह रहा है कि किसके द्वारा उग्रम लॉन्च किया गया? तो DRDO के द्वारा ये लॉन्च किया गया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हम कमेंट सारा देखते हैं, इस तरह से आपका मनोबल भी बढ़ता है, उसको हमको भी अच्छा लगता है कि आप है जो पूरी तरह से कमेंट करते हैं, पूरी तरह से है जो पूरी तरह से वीडियो देखते हैं। उसके बाद एक फ्रेंड्स ने अभी आज कमेंट किया था, पूरी तरह से एक नोट्स जो हमने पढ़ाया था उसको पूरी तरह से एक नोट्स वाइज ही कमेंट कर दिया था, जिस कारण से बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। तो थैंक यू वीडियो पूरी तरह से देखने के लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिलीवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये जो राइफल बनाया गया है कि DRDO लॉन्चेज असॉल्ट राइफल उग्रम फॉर इंडियन आर्मी। किसके लिए? इंडियन आर्मी के लिए लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। जानते हैं कि DRDO की स्थापना कब होती है? तो 1958 में की जाती है स्थापना और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? नई दिल्ली में होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये और निजी फर्म के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया असॉल्ट राइफल उग्रम, ठीक है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 12 से 16 जनवरी 2024 तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? तो जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को किसके जयंती पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पे ये मनाया जाता है। क्या? नेशनल युवा दिवस मनाया जाता है। इन विच सिटी द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम जनवरी 12 to 16, 2024? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नासिक, महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ देख सकते हैं कि 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के कहाँ पे किया गया, नासिक शहर में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया 12 जनवरी 2024 को। इसके दौरान 15 जनवरी को नासिक के महायुवा ग्राम हनुमान नगर में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार समारोह का आयोजन भी किया गया। कहाँ पे, नासिक के महायुवा ग्राम हनुमान नगर में। इसमें देश भर के 15 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो कितने, 15 युवाओं को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इस महोत्सव में केंद्रीय मंत्री उस समय रहे अनुराग ठाकुर, वर्तमान में अभी केंद्रीय मंत्री नहीं है। इसमें इसको ध्यान नहीं रखना है, बस ये ध्यान रखना है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है, एकनाथ शिंदे हैं, और उप मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस, जो पहले क्या रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। राष्ट्रीय युवा महोत्सव की शुरुआत कब होती है, 1995 में इसकी शुरुआत होती है। राष्ट्रीय एकता शिविर कार्यक्रम के तहत की गई थी। नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे संगठनों के सहयोग से हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा के लिए श्री राम लला दर्शन योजना की शुरुआत किया है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड श्री राम लला दर्शन योजना फॉर पिलग्रिमेज टू द न्यूली कंस्ट्रक्टेड राम टेम्पल इन अयोध्या? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि जो नवनिर्मित राम मंदिर है उनकी तीर्थ यात्रा है जो कराया जाएगा। यह निर्णय कहाँ पे, रायपुर में आयोजित राज्य कैबिनेट के द्वारा किया गया था। श्री राम लला दर्शन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य हर साल, छत्तीसगढ़ राज्य हर साल लगभग कितना, तो 20,000 निवासियों को फ्री में श्री राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा। और 18 से 75 आयु वर्ग के छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए है जो खुला हुआ है, कोई भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है जो स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। दिव्यांग व्यक्ति परिवार के एक सदस्य के साथ जा सकता है। पर्यटन विभाग द्वारा वित्त पोषित छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड प्रबंधन करेगा। जिला कलेक्टरों के अधीन जिला समितियां इसका लाभार्थियों का क्या करेगी, चयन करेगी। तो आपको बस मुख्य रूप से यह याद रखना है कि इसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। यहाँ देख सकते हैं मच्छर भी पढ़ने आया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग स्वच्छ सर्वेक्षण 2023? और जानते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण जो आयोजन किया जाता है किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है, तो इसको याद रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MOHUA, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में यह किया जाता है, ठीक है, MOHUA, ठीक है। और ये वर्तमान में अभी कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो मनोहर लाल खट्टर है। कौन, मनोहर लाल खट्टर, जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर का भी खिताब दिया गया। इसमें जानते हैं कि इंदौर हमेशा है जो स्वच्छ शहर की श्रेणी में हमेशा सबसे अव्वल दर्जे पे रहता है। इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से यहाँ पे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। महाराष्ट्र ने सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार जीता है, तो महाराष्ट्र ने सबसे अच्छे राज्य, और इंदौर और सूरत को ज्वाइंटली दिया गया सबसे स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में दिया गया। सबसे स्वच्छ गंगा शहर की श्रेणी में किसको दर्जा दिया गया, वाराणसी को पहला स्थान दिया गया। जबकि महू छावनी की बात करते हैं तो देश की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया, और महू कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। और महू में जानते हैं कि क्या है, यहाँ पे आर्मी बार कॉलेज है। आर्मी बार कॉलेज, ये CDS एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्मी बार कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये महू में लोकेटेड है जो मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट दिया गया, कथन सही दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं कि 2023 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार की कुछ मुख्य बातें। सबसे स्वच्छ शहर कौन है, इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया, और लगातार यह 7वीं बार इंदौर ने यह प्राइज जीता है, जबकि सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान जीता है। तो सूरत ने पहली बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, ये भी ध्यान रखना है, पूछे जाने वाली बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि इंदौर क्या करेगा, इंदौर दे देगा कि ये लगातार सूरत ने है जो 7वीं बार शीर्ष स्थान हासिल किया है, या लगातार दूसरी बार, ऐसा दे सकता है। या फिर कह देगा कि सूरत है जो दूसरा स्थान, सूरत दूसरा दे देगा और इंदौर पहला स्थान, ये ऐसा दे सकता है, ये आपको सतर्क रखना है। सबसे स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र ने 89.24% घर घर जाकर कचरा संग्रहण और 67.676% स्रोत पृथ्वीकरण के साथ सबसे स्वच्छ राज्य का भी पुरस्कार जीता है। 1 लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहर सासवड, पाटन और लोनावाला इस श्रेणी में शीर्ष 3 शहर थे, जो कहाँ के हैं, ये महाराष्ट्र के मुख्य रूप से है, ठीक है। गुजरात में पाटन है, ठीक है। तीसरा स्थान स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में नवी मुंबई को तीसरा स्थान दिया गया है।
तीसरा स्थान किसको, नवी मुंबई को दिया गया। ठीक है, और संयुक्त रूप से पहला और दूसरा जो मुख्य रूप से कौन है, इंदौर और सूरत ही है। उसके बाद नवी मुंबई तीसरा स्थान पे है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण सरकार द्वारा आयोजित एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण है, और ये किसके द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा यह लॉन्च किया जाता है। और वर्तमान में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री संभाल कौन रहे हैं, तो मनोहर लाल खट्टर, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और अभी हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन बने हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की किस देश की यात्रा के दौरान अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो जानते हैं कि नेपाल क्या है, उस तरह से पहाड़ी इलाके पे लोकेटेड है, जिस कारण से क्या होता है कि नदियां जब गिरती है तो उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू है जो बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जिस कारण से ऐसा समझौता किया गया कि अगले 10 वर्षों में 10,000 मेगावाट जल विद्युत आयात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया। किस देश के साथ, तो ये नेपाल के साथ। इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जानते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो एस जयशंकर हैं, जिन्होंने नेपाल के यात्रा के दौरान अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट पन बिजली आयात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस पर नेपाल के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव गोपाल सिगडेल और भारत के ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल ने हस्ताक्षर किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पिछले साल भारत यात्रा के दौरान बनी सहमति पर आधारित था। ठीक है, अभी वर्तमान में कौन है, तो प्रधानमंत्री वहाँ के, तो ये ध्यान रखना है, केपी शर्मा ओली है। इस समझौते के तहत नेपाल अगले 10 सालों में भारत के 10,000 मेगावाट पन बिजली है जो पैदा करेगा। इस समझौते को दोनों देशों के रिश्तों की यात्रा में भी एक मील का पत्थर माना जा रहा था। भारत और नेपाल ने जाजरकोट और रुकुम पश्चिम के पुनर्निर्माण के लिए 10 बिलियन रुपए की वित्तीय सहायता और अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग के लिए भी एक समझौता ज्ञापन पे ये सहमति भरी है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जनवरी 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है, जिससे अफ्रीका क्षेत्र में मलेरिया मुक्ति प्रमाणन वाला यह तीसरा देश बन गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केप बर्ड हो जाएगा। क्या, केप बर्ड हो जाएगा। केप बर्ड कहाँ है, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप का ये क्षेत्र है, ये देश है। यहाँ देख सकते हैं, ये केप बर्ड को WHO के जो डायरेक्टर जनरल है कौन है, टेड्रोस घेब्रेयेसस क्या है, WHO के डायरेक्टर जनरल है, जिनके द्वारा यह दिया गया है, किसको, केप बर्ड को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा केप बर्ड को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया है, ये ध्यान रखना है। और जानते हैं कि मलेरिया किससे फैलता है, तो पैरासाइट के कारण होता है, जो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। केप बर्ड वर्तमान में कहा, तो मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी क्षेत्र में WHO के द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला यह तीसरा देश बन गया है। इसके पहले कौन है, मॉरिशस, और क्या है, तो इसका दूसरा स्थान अल्जीरिया के आता है। तो WHO के द्वारा किसी देश को मलेरिया मुक्त कब घोषित किया जाता है, प्रमाण कब दिया जाता है, तो जब वह कम से कम 3 वर्षों तक संपूर्ण देश में मलेरिया के संचरण में रोकथाम दर्शाता है और उसके पास स्वदेशी संचरण के पुनः संचालित होने की स्थिति में उसकी रोकथाम करने वाली कार्यात्मक निगरानी और प्रतिक्रिया प्रणाली भी उसमें शामिल होती है। जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र जैसे कि मालदीव 2015 और श्रीलंका 2016 को WHO के द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है, ये ध्यान रखना है। मालदीव है जो क्या मलेरिया फ्री है, और फिर ये श्रीलंका भी मलेरिया फ्री है। भारत को अभी तक मलेरिया मुक्त प्रमाणित नहीं किया गया, इसको ध्यान रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत अभी मलेरिया मुक्त है, लेकिन भारत मलेरिया मुक्त नहीं है, पोलियो मुक्त है। क्या है, भारत क्या है, पोलियो फ्री कंट्री है, जिसे WHO के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। कब, ये 2014 में किया गया था। इसको ध्यान रखना है, कब, 2014 में इसको डिक्लेयर किया गया है। इंडिया इज ए पोलियो फ्री कंट्री, इसको ध्यान रखना है। वर्तमान में WHO ने 43 देशों और एक क्षेत्र को मलेरिया मुक्त प्रमाण प्रदान कर चुका है। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया है, तो विच महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व हैज बीन नेम्ड इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज 5th डार्क स्काई पार्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने सारे जो टाइगर रिजर्व दिए गए हैं, जैसे कि सह्याद्री टाइगर रिजर्व, तडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नवेगांव नजीरा टाइगर रिजर्व, ये सारे क्या है, तो ये सारे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका पेंच टाइगर रिजर्व आंसर हो जाएगा। और पेंच टाइगर रिजर्व जानते हैं कि कहाँ पे, ये पेंच नदी इसमें क्रॉस करती है, जिस कारण से इसका नाम भी है पेंच टाइगर रिजर्व। तो ये महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व, कुछ भाग इसमें मध्य प्रदेश का भी मिलता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क घोषित किया है, इसको आप ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पहला मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व, फर्स्ट मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे घोषित किया गया है, तो ये ओडिशा, याद रखना है। ये कहाँ पे, ओडिशा में।
उड़ीसा में। इसमें क्या है कि टाइगर के ऊपर दरिए उस तरह से जो जो स्पॉटिंग है काला ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट, उस तरह से मेलानिस्टिक टाइगर रिजर्व कहाँ पे, ओडिशा में इसको घोषित किया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व को रात्रि आकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण को रोकने के लिए डार्क स्काई पार्क घोषित किया जाता है और एक खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए आदर्श बन गया है। पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 2 राज्यों में स्थित है और इसका प्रबंधक दोनों राज्यों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इस रिजर्व में बंगाल टाइगर्स की आबादी क्या है, रहती है और इस टाइगर का नाम, इस पेंच टाइगर रिजर्व का नाम पेंच नदी से लिया गया है जो इस रिजर्व को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। ऐसे स्टेटमेंट है जो पूछे जाते हैं यूपीएससी पीटी में, आपको ये ध्यान रखना है। प्रकाश प्रदूषण को कम करने के लिए पार्क के पौनी बफर क्षेत्र के गांवों में 100 से ज़्यादा स्ट्रीट और सामुदायिक लाइटों को भी जमीन की ओर कोर वाली लाइटों से बदल दिया गया है। ये बस आपको यहाँ तक याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। तो जानते हैं कि नोवाक जोकोविच जो कहाँ से खेलते हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी। जो टेनिस 2 तरह से होता है, एक टेबल टेनिस होता है, एक लॉन टेनिस होता है। तो लॉन टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है और रोजर फेडरर, राफेल नडाल, एंडी मरे सारे क्या हैं, ये सारे लॉन टेनिस खेलते हैं। ये ध्यान रखना है, ये क्या कहते हैं, ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच ने यह लगातार 8वीं बार बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। और वर्ष 1973 में पहला बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता था, तो बुल्गारिया के धावक और मध्यम दूरी के धावक स्वेतला जलाटेवा ने जीता। सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सबसे अधिक बार 8वीं बार यह पुरस्कार जीता है और 2011 से 2015 लगातार 4 बार, ठीक है, और 2019, 21, 23 यह पुरस्कार जीता है। भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम्स 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो दमन और दीव की राजधानी है जो कहाँ पे दीव है उसमें ब्लू फ्लैग प्रमाणित घोघला बीच पर किया गया। तो ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड जो बीच होते हैं क्या होते हैं, उस तरह से इन्वायरमेंटली सूटेबल होते हैं और पूरी तरह से जो वहाँ पे स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट का फॉलो किया जाता है और वहाँ पे वाटर उस तरह से साफ दिखता है और वहाँ पे क्लीनलीनेस यानी कि सफाई सुथरा वहाँ पे ज़्यादा होता है, जिस कारण से उसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है डेनमार्क के द्वारा। और इसका सबसे ज़्यादा जो बात करते हैं भारत में कितना है, तो टोटल भारत में 12 है जो ब्लू बीच सर्टिफाइड है, बीच है क्या है 12 टोटल भारत में है। और पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो स्पेन में सबसे ज़्यादा है, स्पेन में सबसे ज़्यादा बीच है, लगभग 750 के आसपास 750 प्लस क्या है बीच है जो क्या है ब्लू सर्टिफाइड बीच है। इसको याद रखना है, सबसे ज़्यादा कहाँ, स्पेन में, उसके बाद भारत में याद रखना है, भारत में। और सबसे पहला भारत में यानी कि पूरे एशिया महादेश में सबसे पहला पूरे एशिया में पहला ब्लू सर्टिफाइड, एशिया महाद्वीप में सबसे पहला ब्लू सर्टिफाइड जो बीच पाया गया वो कौन सा था, वो चंद्रभागा बीच जो कहाँ पे है, ये ओडिशा में है। चंद्रभागा बीच कहाँ पे, ओडिशा में स्थित है। और ओडिशा में ही जैसे कि यहाँ पे गोल्डन बीच भी है, जब ओडिशा या पुरी में आप जाते होंगे तो इस तरह से देखते होंगे कि वहाँ पे क्या है, ओडिशा में गोल्डन बीच है, उसको भी यह प्रमाण दिया गया है। और भी इसको ध्यान रखना है कि यहाँ पे घोघला बीच जो द्वीप में है इसको भी ब्लू सर्टिफाइड बीच का दर्जा दिया गया है। और बीच गेम्स 2024 में मध्य प्रदेश इसमें समग्र रूप से चैंपियन भी बना था। तो इसका आंसर यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही दिया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि महाराष्ट्र ने इसमें है जो विजेता बना। तो मध्य प्रदेश उद्घाटन दीव बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल करके समग्र चैंपियन के रूप में उभरा। ठीक है, मध्य प्रदेश द्वीप में आयोजित पहली बार बीच गेम्स 2024 में निर्विवाद समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है। तो मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई है जो बेसिक एजुकेशन जो होता है उसको डेवलप ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, और कह रहा है कि उच्च शिक्षा में हायर एजुकेशन में नैतिक प्रथाओं यानी कि उसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रमोट इथिकल प्रैक्टिस यानी कि किसी भी जो नैतिक मूल्य है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए हायर एजुकेशन में है जो किसको, ये यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 है जो लॉन्च किया गया है। इसको याद रखना है कि मूल्य, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मूल्य प्रवाह 2.0 का मकसद क्या है या किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। तो याद रखना है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के बारे में जानते हैं कि इसके जो अभी जो अध्यक्ष हैं कौन है, अध्यक्ष है कौन, एम जगदीश कुमार।
एम जगदेश कुमार जो पहले क्या है जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के क्या तो ये पहले चांसलर रह चुके हैं। ठीक है, यूजीसी की बात करते हैं तो उसकी स्थापना कब होती है? 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। कब? 1956 में इसकी स्थापना की जाती है। 1956 में स्थापना की जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। और उस समय किसके द्वारा किया गया था? उस समय देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इनकी यूजीसी की स्थापना की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। और जानते हैं कि भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। और किनके जयंती? अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पे मनाया जाता है। इन्होंने अल हिलाल भी है जो पुस्तक लिखा है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता क्या है? तो ये बहुत सारे वैसे यूनिवर्सिटी या फिर राज्य में जो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है उसके बीच में उसके लिए ज़्यादा फंड का उपलब्ध कराना या उसके लिए उसमें संस्थागत जो स्ट्रक्चर में सुधार करना है उसके लिए भी यह काम करता है, उसके लिए भी सुझाव देता है। कौन? यूजीसी। और यूजीसी के द्वारा ये नैक प्लस या नैक का ग्रेड भी दिया जाता है यूनिवर्सिटी को, जिस कारण से उसका ये प्रमाणन दिया जाता है कि वो किस तरह से यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, रैंकिंग दिया जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की है। यूजीसी के 2019 के दिशा निर्देशों का विकसित संस्करण है। कौन? ये मूल्य प्रवाह 2.0। इसका मकसद है क्या? तो उच्च शिक्षा संस्थानों में मानवीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देना है, यानी कि इथिकल प्रैक्टिस को बढ़ावा देना है। अनैतिक प्रथाओं को संबोधित करने और मूल आधारित संस्था को बनाने पर ध्यान केंद्रित दिया जाता है। ठीक है, इसे निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता पर भी जोर दिया गया है। और इसमें भेदभावपूर्ण विशेषाधिकारों को खत्म करने और भ्रष्टाचार के लिए दंड की बात भी की गई है। 29 जुलाई 2020 को घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जानते हैं कि इसको घोषणा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को है जो कब इसमें घोषित किया गया? तो 29 जुलाई 2020 को। इसकी प्रमुख सिफारिशों को शामिल करके संशोधित किया गया है। और जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो किस समिति के आधार पर इसको बनाया गया है? तो कस्तूरी रंजन कमेटी आपको ध्यान रखना है। और नैतिक शिक्षा का महत्व जानते हैं कि छात्रों को स्वस्थ, समझदार और संतुलित व्यक्तित्व विकसित करने में मदद करती है। इससे छात्रों को समाज में अपनी जगह समझने में मदद मिलती है और इससे छात्रों को सही और गलत के बीच में अंतर समझने में भी मदद मिलती है। आप जानते हैं कि उस तरह से GS4 यूपीएससी के मेंस एग्जाम में क्या है एथिक्स का पेपर है, जिस कारण से ऐसा लाया गया है कि जो IAS IPS बने और भी अधिकारी बने उसको ये मूल्य नैतिक तत्वों की जानकारी उन्हें उपलब्ध हो। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इंडियाज फर्स्ट सेंट्रली फंडेड कॉ सेंचुरी विल बी बिल्ट इन विच स्टेट? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर शहर में बनाया जाएगा। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। इस तरह से गोकुल मिशन जो 2024 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन कब? 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर क्या किया गया? जो वैसे गाय जो बीमार हैं उसकी सेवा के लिए ऐसा बनाया गया था। और भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जनवरी 2024 के अंत तक बन जाएगा। और यह अभयारण्य मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी ब्लॉक के अंतर्गत बनाया गया है। अभयारण्य को राष्ट्रीय गोकुल मिशन से मिले 64 करोड़ रुपए के वित्त पोषण के साथ बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन में क्या होता है कि बहुत सारे वैसे ब्रीड, यानी कि जो देसी ब्रीड है या फिर जो फॉरेन ब्रीड है उसको उस तरह से गाय के जो संशोधित करता है, संशोधित करके नए ब्रीड भी तैयार किया जाता है और फिर जो पुराने जो ब्रीड होते हैं उसको भी संरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। और फिर इसको कंजर्व करने के लिए भी क्या इस तरह से फंडिंग भी है जो जारी करता है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और इसकी शुरुआत कब होती है? 2014 में, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में आते हैं। देश के अंतर्देशीय जलमार्गों की क्षमता और व्यवहार्यता बढ़ाने के उद्देश्य से अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद यानी इंटरनेशनल वाटर डेवलपमेंट काउंसिल का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो किस शहर में? तो कोलकाता शहर में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि कह रहा है कि देश के अंतर्देशीय जलमार्ग जो इनर वाटरवे है, ठीक है, उसकी जल क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण कहाँ पे? कोलकाता में आयोजित किया गया। ये ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी बैठक में नदी क्रूज पर्यटन के विकास के लिए 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता भी दिखाई गई। इस बैठक में नदी क्रूज पर्यटन के लिए उपयुक्त 26 जलमार्गों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया गया।
इसकी स्थापना कब होती है? IWDC की स्थापना कब होती है? अक्टूबर 2023 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मकसद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कार्गो दक्षता बढ़ाना, यात्री आंदोलन को व्यवस्थित करना और नदी क्रूज पर्यटन को भी इसमें आगे बढ़ावा देना है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण यानी कि इंटरनेशनल वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का है जो स्थापना कब किया जाता है? ये 1986 में इसका स्थापना किया जाता है। कब? 1986 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है? ये ग्रेटर नोएडा में। ये ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नोएडा में। इस तरह से जितने सारे जो वाटरवेज डेवलप किए गए हैं, ठीक है, 100+ वाटरवे है और सबसे बड़ा जो वाटरवे है कौन सा है? नेशनल वाटरवे 1 है। ठीक है, नेशनल वाटरवे 1 कहाँ पे चलता है? तो हल्दिया से, जो हल्दिया से प्रयागराज से चलता है, हल्दिया से प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, गंगा, ब्रह्मपुत्रा और हुगली नदी में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और सबसे ज़्यादा लंबी वाली ये नेशनल वाटरवे है, इसको याद रखना है। ठीक है, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो NH69 है। NH69 क्या है? सबसे छोटी है, सबसे छोटी वाटरवे है। और ये कहाँ पे, किस राज्य में है सबसे छोटी? ये तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में। सबसे छोटी क्या है? सॉरी, NW नेशनल वाटरवे 69 जो सबसे छोटी वाटरवे है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के संबंध में कौन सा कथन दिया गया सत्य है? तो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक? पहला स्टेटमेंट कि यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है जो 21.8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा कि इट इज द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 21.8 किलोमीटर। और आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें बदल के दे सकता है कि 21.8 या फिर 22.8 कर सकता है, इसके लिए ध्यान रहे। इस पुल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु रखा गया है। यह दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई, सिवड़ी और नहावा सेवा के बीच से यह क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट दिया गया क्या है? तो ये करेक्ट दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं, यही है जो बनाया गया, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है। यह पुल मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इसे हाल ही में बनाया गया और इसे अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी नहावा सेवा अटल सेतु इसका नाम दिया गया है। यह पुल कितना? 21.8 किलोमीटर की लंबा है और इसमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा क्या है? तो समुद्र के ऊपर है। तो कितना? तो 21.8 में 16.5 किलोमीटर क्या है? समुद्र के ऊपर ही इसको बनाया गया है। यह पुल दक्षिणी मुंबई के सिवड़ी से शुरू होकर नवी मुंबई के नहावा सेवा के पास चिरले में यह खत्म हो जाता है। इसका निर्माण ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक तकनीक से किया गया है। ठीक है, यह पुल ओपन रोड टोलिंग ORT प्रणाली से भी सुसज्जित है, यानी कि ओपन रोड टोलिंग है। इसमें इस तरह से टोलिंग की जो सिस्टम होता है वो टोल सिस्टम नहीं बनाया गया है, इसमें ऑटोमेटिक आपका है जो पैसा कट जाएगा। इस पुल पर अधिकतम गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस पुल पर भारी वाहनों, मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर को ले जाने की अनुमति इसमें प्रदान नहीं की गई है। और इस पुल पर एक साथ करीब क्या है? तो 70,000 वाहन आ और जा सकते हैं। इस पुल से मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा का समय कितना? तो 20 मिनट रह गया है इस पुल के बन जाने से। और इस पुल से मुंबई और पुणे के बीच में यात्रा भी आसान हो गया और इस पुल से गोवा और नागपुर जैसे शहरों तक भी पहुंचना इसमें आसान हो गया। इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट यह पुल बनाया गया है। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? अमेरिका के द्वारा प्रशांत महासागर में स्थित गुआम द्वीप। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में स्थित कहाँ है? तो गुआम द्वीप है, वहीं पे अमेरिका के द्वारा यह एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24 किया गया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया, जापान और भारत की नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया इस सी ड्रैगन 24 में। इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको नाम बदल के देख सकता है या इसमें कह सकता है कि यह अमेरिका और भारत के द्वारा सी ड्रैगन 24 सिर्फ और सिर्फ भारत और अमेरिका के द्वारा ऐसा दे सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। इसमें अमेरिका भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना ने इसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान P-8I ने भी इसमें भाग लिया है। तो इसमें सारे के सारे स्टेटमेंट दिया गया सही है कि भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान कौन है? P-8I ने इसमें भाग लिया है। यहाँ देख सकते हैं कि सी ड्रैगन 24 का यहाँ पे इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो सी ड्रैगन 24 एक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास था जो 10 से 22 जनवरी 2024 के बीच में आयोजित की जाती है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया। इसमें देख सकते हैं कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया की नौसेना ने इसमें भाग लिया। इसमें टोटल कितने देश? 5 देश इसमें शामिल था, ये ध्यान रखना है। इसका मकसद क्या है कि मित्र देशों की नौसेना के बीच में सहयोग और कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय को बढ़ावा देना और इसमें भाग लेने वाले विमानों के पानी के अंदर मौजूद कृत्रिम और सजीव लक्ष्यों को ट्रैक करने की भी क्षमता का परीक्षण किया गया।
इसमें भाग लेने वाले देशों ने आपसी विशेषज्ञता साझा की और पनडुब्बी रोधी युद्ध में भी सहयोग को मजबूती प्रदान किया। ठीक है, भारतीय नौसेना के P-8I विमान के साथ साथ अमेरिका P-8A, ऑस्ट्रेलिया P-8A, जापान P-1 और दक्षिण कोरिया P-3C के विमान भी इस अभ्यास में शामिल थे। मुख्य रूप से आपके भारत के जो विमान P-8I इसमें है जो भाग लेता है उसको याद रखना है। भारतीय नौसेना प्रमुख द्वारा दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन, जिसके बारे में हमने बताया है पहले, ये क्या है, एक ड्रोन है और ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसका अनावरण किया गया। इसके संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो मानव रहित हवाई वाहन यूवी का निर्माण किसके द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है, लगभग 75% से ऊपर ज़्यादा इसमें स्वदेशी रूप से है जो विकसित किया गया है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने इसे विकसित किया है। ध्यान रखना है किसके द्वारा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, अडानी की जगह अंबानी या फिर डीआरडीओ दे सकता है या फिर इसरो दे सकता है। तो उसको किसने लॉन्च किया है, इसको बनाया किसने, अडानी डिफेंस एकेडमी ने बनाया, अडानी डिफेंस एरोस्पेस ने बनाया है। दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन में 450 किलोग्राम तक का पेलोड रखकर कहीं भी डिलीवर किया जा सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें 450 kg का है जो वजन यह क्या है, यह ड्रोन उठाने में सक्षम है और ये आगे ट्रैवल भी कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें तीनों का तीनों क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। यहां देख सकते हैं कि यही है क्या, तो ये भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडुरेंस यानी मेल ड्रोन मिला है। किसको, भारतीय नौसेना को मिला है। इसे अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इजराइल की मदद से विकसित किया। किसके द्वारा, तो इजराइल के सहयोग से इसको विकसित किया है। इसमें 70% उपकरण क्या है, तो भारत में बना है, जिस कारण से स्वदेशी मुख्य रूप से है। और यह ड्रोन को सतनाग 4671 सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। इसके तहत यह नाटो सदस्यों के हवाई क्षेत्र में भी संचालित हो सकता है। यह पोरबंदर नौसेना बेस पर तैनात किया जाएगा। कहाँ पे, गुजरात के पोरबंदर नौसेना बेस पर इसको इंडियन नेवी के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको तैनात किया जाएगा। इसमें नागरिक और अलग हवाई क्षेत्र दोनों में उड़ान भरने के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। जहाँ पे सिविलियन एरिया में और फिर जो सैन्य एरिया में दोनों जगह यह उड़ान भर सकता है। इसका पेलोड क्षमता क्या है, 4.5 किलोग्राम और 30,000 फीट की ऊंचाई तक यह उड़ान भर सकता है। और 1000 मील तक लगातार उड़ान में भी सभी चुनौतियों की निगरानी कर सकता है। इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगाया गया है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन और लाइन ऑफ साइट डेटा लिंक भी शामिल इसमें किया गया है, जिससे सुरक्षित तरीके से डाटा ट्रांसफर भी संभव हो पाएगा। ठीक है, और यह किसी भी मौसम में क्या, तो यह ड्रोन 36 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, कोई भी मौसम हो। इसके द्वारा उन्नत खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म भी इसमें प्रदान किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश की संसद ने एक कानून पास करते हुए कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो विच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड अ लॉ वाइनिंग द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ डॉग मीट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो दक्षिणी कोरिया हो जाएगा, साउथ कोरिया हो जाएगा। जहाँ तक कि साउथ कोरिया की राजधानी कहाँ है, सियोल है और इसकी मुद्रा क्या है, वॉन है। ठीक है, तो दक्षिण कोरिया की संसद ने कुत्ते के मांस के उत्पादन और बिक्री पर क्या किया है, प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित कर दिया है। इसके तहत साल 2027 से कुत्ते के मांस का वध, प्रजनन, व्यापार और बिक्री पर भी रोक लग जाएगी। इसका उल्लंघन करने पर 2 से 3 साल की सजा या जो जेल या 30 मिलियन कोरियाई वॉन भी लिया जाएगा, लगभग $2300 इसमें लिया जाएगा। कुत्ते का मांस खाने पर कोई दंड का प्रावधान यहाँ इसमें नहीं किया गया है। इस कानून को लागू होने के लिए राष्ट्रपति यून सुक योल, यहाँ पे कोरिया के राष्ट्रपति कौन है, इसको याद रखा, यून सुक योल है जो कोरिया के राष्ट्रपति है, इनके हस्ताक्षर की जरूरत है। और यह कानून देश में पशु कल्याण के लिए बढ़ते समर्थन के बीच में यह समर्थन करता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और पता है आपको कि राष्ट्रपति यून सुक योल और उनकी पत्नी भी किम किन ही पशु प्रेमी है, जिस कारण से ऐसा निर्णय भी लिया गया है। अगला प्रश्न कि जनवरी 2024 में किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों पर अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है। तो किसके द्वारा, ये मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के द्वारा यह निर्णय लिया गया। यही है कौन, तो ये मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। और ये मालदीव के सस्पेंडेड 3 मंत्री है जिसे सस्पेंड किया गया। जब नरेंद्र मोदी जब लक्षद्वीप की यात्रा करते हैं उस समय ये 3 मंत्री क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं लक्षद्वीप के बारे में कि लक्षद्वीप ऐसा कोई जगह नहीं है, जिस कारण से ये मालदीव के कभी कंपेयर में नहीं आ सकता। तो इस कारण से जो टूरिज्म इफेक्ट हुआ, यानी कि भारतीय लोग जो मालदीव की यात्रा जानते हैं कि जो मोस्टली जो इंडियंस होते हैं कहाँ जाते हैं, मालदीव जाते हैं यात्रा में। और मालदीव का जो इकोनॉमी है, रेवेन्यू है, कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो भारतीय लोग जब वहाँ जाते हैं तो उस तरह से उसका ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ता है, जिस कारण से भारतीय लोग जब जाना बंद कर दिए, जिस कारण से क्या होता है, इसका रेवेन्यू जो बहुत ज़्यादा लॉस में चला जाता है, जिस कारण से मालदीव क्या होता है, ये भारत से फिर है जो उस तरह से ये माफ़ी भी मांगता है और फिर इस तरह से अपना निर्णय वापस लेने के लिए इसके तीनों को मंत्री को इसमें सस्पेंड कर देता है। ठीक है, और एक भारत में क्या होता है, एक उस समय राष्ट्र भावना भी जग जाती है, देखे होंगे।
हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, जिसको देख सकते हैं कि अनीस दयाल सिंह। ये क्या है, तो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ये क्या तो महानिदेशक बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं। अरविंद पनगड़िया की बात करते हैं तो जानते हैं कि 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए और ये पहले नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अरिंदम बागची की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि यानी कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन इन कहाँ, जिनेवा में। ये क्या है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया का यूनाइटेड नेशन का, कहाँ, जिनेवा में। कौन, अरिंदम बागची। ये क्वेश्चन बीपीएससी है जो बार बार पूछता है, इसको याद रखना है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन इसको इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ पे तीनों मिलान सही सही दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया, तो किसके बीच, तो भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में डेजर्ट साइक्लोन है जो आयोजित किया गया। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, देख सकते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और यहाँ यूएई के बीच में आयोजित किया गया, डेजर्ट साइक्लोन 1। ठीक है, और ये कहाँ पे किया गया, ये राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। कहाँ पे, राजस्थान के थार रेगिस्तान में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है कि शहरी परिचालन में सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना और साझा करना एक दूसरे से। ठीक है, तो भारत संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। भारत अबू धाबी में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भी नियमित भागीदार के रूप में रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा कथन इसमें दिया गया सत्य है कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ, रूस में किया जाएगा। तो जानते हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी कहाँ पे भाग लेने गए हैं, तो रूस के कजान शहर में भाग लेने गए हैं, जो ब्रिक्स का समिट वहाँ हुआ है। इसमें 4 अन्य सदस्य भी इसमें मुख्य रूप से जुड़ चुके हैं। 1 जनवरी 2024 से मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के 5 नए सदस्य देश बने हैं। यहाँ पे जब स्टेटमेंट ये क्वेश्चन बनाया जा रहा था उस समय क्या होता है कि सऊदी अरब को भी इसमें शामिल किया जाता है, लेकिन सऊदी अरब क्या है कि अभी इसमें पूरी तरह से शामिल नहीं है। क्या है, शामिल नहीं है, एक ऑब्जर्वर के रूप में ही इसको देखा गया। यदि आप इसको एक बार ब्रिक्स के साइट पे देखेंगे तो इसमें है जो ब्रिक्स प्लस बनाया गया है और इसमें टोटल क्या है, तो अभी 9 ही जोड़े गए हैं, जिसमें 9 क्या है, तो 5 पहले से ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और इसमें क्या है, मिस्र शामिल किया गया, इथियोपिया शामिल किया, ईरान और फिर संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि 5 + 4। ठीक है, 5 + 4 को ही ऐड किया गया, टोटल 9 सदस्य ही ऐड किया गया है। इसमें सऊदी अरेबिया भी नहीं है, ना ही अर्जेंटीना है। आपको ये 2 चीज़ क्लियर रहना चाहिए। एक बार यदि आप एक बार इसको कंफर्म करने के लिए आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जब ये क्वेश्चन बनाया गया तो उस अनुसार क्या हो जाएगा आंसर इसका, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें अभी देखा जाए तो इसमें क्या है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी इसमें दिया गया है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा तब इसमें मिस्र की जगह क्या दे दिया, अर्जेंटीना दे देगा, तो अर्जेंटीना इसमें तो है नहीं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट अभी हम इनकरेक्ट करते हैं, आप कमेंट का आपका हम इंतजार रहेगा। ठीक है, और पहला ये तो सही हो जाएगा। तो इसमें अभी सत्य कौन सा है, तो केवल एक इसमें कथन सत्य है, ओनली ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि रसिया के कजान शहर में, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे, तो ये कजान, रसिया के कजान में ये 22 से 24 अक्टूबर में ये आयोजित किया जाता है ब्रिक्स 2024, ऐसा नाम दिया गया ब्रिक्स प्लस। यहाँ देख सकते हैं कि ये 9 देशों के प्रधानमंत्री यहाँ पे भाग लेते हैं, कहीं राष्ट्रपति कहीं प्रधानमंत्री। तो बस 2001 में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन को समग्र क्या रखा था, ब्रिक नाम दिया था। ब्रिक, ब्राजील, रसिया और ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना को सम्मिलित रूप से किसके द्वारा ये नाम दिया गया, तो ये जिम ओनील के द्वारा इसको नाम ब्रिक दिया गया 2001 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है किसके द्वारा, जिम ओनील के द्वारा। और फिर बाद में क्या होता है, 2006 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री की एक बैठक में इसे औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से ब्रिक का है जो घोषणा है, जो पूरी तरह से है जो एक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। 2010 में क्या होता है कि दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल होता है और इसका नाम ब्रिक के जगह फिर ब्रिक्स पड़ जाता है, इसमें साउथ अफ्रीका शामिल होने के बाद। वर्तमान में इसके क्या है, तो 9 सदस्य हैं, इसमें 9 सदस्य हैं। ठीक है, और इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात और अर्जेंटीना भी इसमें शामिल नहीं है। अर्जेंटीना भी इसमें शामिल नहीं है, तो अर्जेंटीना भी इसको गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्ष 2009 से ब्रिक्स के नियमित शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है 2009 से, और भारत ने पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की राजधानी में प्रवेश किया था, ब्रिक्स की राजधानी में। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई भी कमेंट हो, कोई भी इशू हो तो आप है जो उसको कमेंट कर सकते हैं और उसमें है जो आपको जानकारी दी जाएगी यदि कमेंट आपका वैलिड रहेगा तो।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को किस शहर में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा शहर के कहाँ पे? वृंदावन में किया गया है, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। यहाँ देख सकते हैं कि ये कहाँ पे? संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल राजनाथ सिंह के द्वारा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। और ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया, खासतौर से जो डिफेंस फोर्स के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बालिका सैनिक स्कूल को उन लड़कियों के लिए आशा की किरण बताया जो सशस्त्र बलों में शामिल होने और मातृभूमि की रक्षा करने की इच्छा रखती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि 2 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. कम्बोज को M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जानते हैं कि M.S. स्वामीनाथन क्या होता है? ग्रीन रेवोल्यूशन के समय में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं हरित क्रांति के रूप में, आगे फैलाने के रूप में, जिसमें हाइब्रिड वैरायटी के जो सीड्स लाए जाते हैं उसका उत्पादन किया जाता है, हाई फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, उसमें मुख्य रूप से इस तरह से उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना रहता है, जिस कारण से इन्हें भारत का ग्रीन रेवोल्यूशन का पिता भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। और इन्हें भारत रत्न भी इस बार अनाउंस किया गया है, इनको दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, और वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हें 1987 में दिया गया था। क्या? विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हें 1987 में दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी हो जाएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के ये क्या है? कुलपति प्रोफेसर हैं कौन? B.R. कम्बोज। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इमेज में कौन से हैं, यही है, ये B.R. कम्बोज हैं जिन्हें दिया गया क्या? कृषि पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दिया गया M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह ध्यान रखना है। जनवरी 2024 में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बानी केंद्र लॉन्च किया है? तो ऐसा ही एक और भी है, नीतीश डिवाइस, जो बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। आपदाओं के होने से 30 मिनट पहले आपको वार्निंग किसानों को दिया जाएगा और एक लॉकेट के रूप में किसानों के द्वारा ऐसा है जो रखा जाएगा पीठ पे या फिर अपने शरीर में बांधा जाएगा, जिस कारण से वो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम 30 मिनट पहले वो दिया जाएगा। कोई भी जैसे कोल्ड वेव्स आ गया या हीट वेव्स या लू आ रहा है, इस कारण से ऐसा दिया जाएगा ये आपदा के पहले। वैसा ही राहत बानी केंद्र भी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राहत बानी केंद्र। और नीतीश डिवाइस किसके द्वारा? ये बिहार सरकार के द्वारा। नीतीश डिवाइस बिहार सरकार के द्वारा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ये लॉन्च करने के टाइम में ये IAS अधिकारी बता रहे हैं। जनवरी 2024 में किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये हिमाचल प्रदेश के, ये कौन से हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश में रहते हैं जिसे शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये शेड्यूल्ड ट्राइब के जो हट्टी समुदाय के जो लोग हैं वो किससे मिल रहे हैं? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिले। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का ऐलान किया। इसके बाद 16 दिसंबर 2022 को लोकसभा और 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा ने इस बिल को पारित कर दिया। 5 अगस्त 2023 को इसे भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया गया था। और नए साल के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट की बैठक के बाद हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं कि इस समुदाय के लोग 1967 से ही अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने की मांग कर रहे थे और फिर बाद में इनको शामिल कर भी लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर पंजाब हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कह रहा है पंजाब नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर, ये कौन से ऐप है? मैपल्स ऐप, जिसपे ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का व्यापक मैपिंग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन? पंजाब। अब जैसे वो देखते होंगे कि बहुत सारे जो रोड चलाते हैं, रोड पे गाड़ी चलाते हैं तो ब्लाइंड स्पॉट आ जाता है अचानक से, सामने वाले उस मुड़ते टाइम पता नहीं चलता कि कौन गाड़ी आ रहा है, जिस कारण से ऐसे चिन्हित किया गया 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्र। इसमें कहाँ पे? मैपल्स पंजाब सरकार के द्वारा मैपल्स ऐप पे। यह घोषणा 1 जनवरी 2024 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव DGP के द्वारा किया गया। ठीक है, मैप माई इंडिया के द्वारा यह नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप विकसित किया गया है। मैप माई इंडिया के द्वारा विकसित किया गया। यह पहल मुख्यमंत्री पंजाब के कौन है? भगवत सिंह मान है, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनकी प्रमुख परियोजना सड़क सुरक्षा बल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है, इसको याद रखना है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट 100 मीटर दूर होने से पहले ही यात्री को अलर्ट मिल जाएगा, ऐसा सिस्टम बनाया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने
रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू लॉन्च इम्प्लीमेंट रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना? तो इसका आंसर जानते हैं कि रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। और रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना भी लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किसान को न्यूनतम खरीद मूल्य के अलावा 3900 रुपये प्रति हेक्टेयर तक की अतिरिक्त सहायता भी मंजूरी प्रदान की है। इसके जरिए कोदो कुटकी की खेती करने वाले किसानों की आय बढ़ाने में मदद की जाएगी। इसके तहत श्री अन्न के लिए वैल्यू चेन विकसित भी करने के लिए एफपीओ फेडरेशन भी बनाया जाएगा, यानी फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया जाएगा। इस फेडरेशन में श्री अन्न के विपणन और प्रोसेसिंग में भी काम करने वाले एफपीओ शामिल होंगे और इसके जरिए श्री अन्न के उपार्जन, भंडारण, प्रोसेसिंग, ब्रांड बिल्डिंग और उत्पाद विकास जैसे काम भी किए जाएंगे। इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किसको दिया गया? किसान कल्याण और कृषि विकास को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान यानी पृथ्वी को 2021 से 26 की अवधि के लिए के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी प्रदान की है? तो विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द कम्प्रिहेंसिव स्कीम पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी ऑफ विच मिनिस्ट्री टू बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द पीरियड 2021-2026? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और वर्तमान में अभी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो मंत्री कौन है? तो इसके अंदर जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसको याद रखें, डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय संभाल रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 जनवरी 2024 को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की व्यापक योजना पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी को मंजूरी प्रदान कर दी है और इसके तहत 2021-26 की अवधि के दौरान 4,797 करोड़ रुपए की कुल लागत से यह लागू किया जाएगा। इसके तहत पृथ्वी प्रणाली के सभी 5 घटकों यानी वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल, हिममंडल और जैवमंडल, जानते हैं कि इस तरह से 5 मंडल होते हैं। इसका मकसद पृथ्वी प्रणाली विज्ञान को बेहतर समझना और देश को विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? तो इसका आंसर पणजी हो जाएगा। गोवा की कैपिटल कौन सा? पणजी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? जो बीपीएससी पीटी में लगातार 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, जब ये पहली बार है जो मुख्यमंत्री गोवा के बनते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ये कौन है? ये प्रमोद सावंत है। क्या? प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ये प्रमोद सावंत क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री हैं। कौन? प्रमोद सावंत। और पिछले एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि महाराष्ट्र के सीएम कौन रहे? कौन है? तो अभी एकनाथ शिंदे हैं, ये भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो गोवा पणजी में किया गया और यह महोत्सव गोवा सरकार के विकलांग व्यक्तियों के राज्य आयुक्त के कार्यालय ने आयोजित किया था और यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन यह कार्य किया, इसने सपोर्ट किया था। यह 13 जनवरी तक चला। इसका मकसद क्या है कि विकलांग लोगों, जिसे विकलांग को अब दिव्यांग भी कहा गया, तो विकलांग लोगों की कहानियों को संगीत, नृत्य और मनोरंजन के जरिए दिखाना था। इसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और गोवा सरकार के कई पहलुओं का भी शुभारंभ किया था। ठीक है, इसके अलावा भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राष्ट्रपति भवन में भी पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन किया था, इसको ध्यान रखना है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इस तरह से प्रसादम का जो करा कि द कंट्री फर्स्ट हेल्दी एंड हाइजीनिक क्लीन फूड स्ट्रीट प्रसादम इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। पूरी तरह से क्लीन और स्वच्छ उस तरह से प्रसाद का व्यवस्था किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश सरकार ने इसे लॉन्च किया है। तो स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के उज्जैन में। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? उस समय के थे डॉक्टर मनसुख मंडाविया थे, लेकिन अभी वर्तमान में कौन है? खेल मंत्री अभी है जो मनसुख मंडाविया है। क्या है? अभी वर्तमान में खेल मंत्री है। अभी क्या है? खेल मंत्री है। ठीक है, और उस समय जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया अभी खेल मंत्री हैं और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवहन कल्याण मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? जेपी नड्डा है। कौन? जेपी नड्डा, जो क्या है? तो बीजेपी के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं यह फूड स्ट्रीट फरवरी 2024 से पूरी तरह से चालू हो चुकी है। इस फूड स्ट्रीट में मोटे अनाज जो श्री अन्न से बने पारंपरिक व्यंजन इसमें परोसे जाएंगे। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि श्री अन्न योजना किससे संबंधित है? तो यह मोटे अनाज के प्रोडक्शन से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है।
ठीक है। और यह प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र है, इसको भी ध्यान रखना है। और इसे FSSAI खाद्य पदार्थों से निपटने का भी यह प्रशिक्षण इसको दिया जाएगा। फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वाहन साप्ताहिक आधार पर खाद्य पदार्थों का यह निरीक्षण प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने टोटल सेट नंबर 13 का 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और यह 150 प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सॉरी, इसमें टोटल क्या है 15 सेट है, जिसको हम अब 2 सेट और भी बचा है, उसको हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही में जानते हैं कि एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स भी अभी लॉन्च कर चुका है। ये हिंदी मीडियम में आ चुका है, इंग्लिश मीडियम में अभी जल्द आने वाला है, तो इसके लिए आप मार्केट से इस बुक को खरीद भी सकते हैं। तो और इसका PDF पाने के लिए आपको समग्र रूप से पूरे 5 तक दिया गया है, उसको पूरे 15 तक जब कंप्लीट हो जाएगा वीडियो तो आपको 15 तक है जो सेट दिया जाएगा पूरे PDF का। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए, इसको प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम एडुटेरिया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।